नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी साथियों का स्वागत है। आज है 4 सितंबर 2025 और हम लेकर आए हैं आज की जरूरी समसामयिक घटनाओं का विश्लेषण। ये है भाग 1। जी हाँ, और हमारा मकसद वही है, खबरों के ढेर से वो जानकारी निकालना जो आपकी तैयारी के लिए सबसे ज्यादा काम की हो। बिल्कुल। और हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी बात की हो, तो उनके लिए ये एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। हाँ, आज हम साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, गवर्नेंस, एनवायरनमेंट, डिफेंस, एग्रीकल्चर, कई अलग अलग क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये गहरी पड़ताल। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें इससे काफी प्रोत्साहन मिलता है। तो पहली खबर लेते हैं भारत की टेक्नोलॉजी की दुनिया से। एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। देश का पहला पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 301। जी हाँ, इसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वीएसएससी ने तो डिजाइन किया है और बनाया है चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लैब एससीएल ने, जो आईएसआरओ की ही लैब है। अच्छा, पर ये हमारे फोन या लैपटॉप वाले प्रोसेसर जैसा नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खास तौर पर स्पेस मिशंस के लिए बना है, मतलब रॉकेट और सैटेलाइट्स में इस्तेमाल के लिए। तो ये एक तरह का अपग्रेड है। पहले भी कुछ था ऐसा? हाँ, ये विक्रम 1601 का अपग्रेड है, जो 16 बिट का था और 2009 से आईएसआरओ के लॉन्च व्हीकल्स में लग रहा है। लेकिन ये 32 बिट वाला विक्रम 3201 इस स्केल पर पहला है जिसे भारत ने पूरी तरह खुद डिजाइन और मैन्युफैक्चर किया है, लॉन्च व्हीकल एवियोनिक्स के लिए। एवियोनिक्स हाँ, मतलब जो रॉकेट को गाइड करता है, कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही। नेविगेशन, कंट्रोल, पूरे मिशन को मैनेज करना, ये सब इसी चिप का काम है। ये समझिए रॉकेट का दिमाग है। और स्पेस का माहौल तो बहुत मुश्किल होता है, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, रेडिएशन। हाँ, इसीलिए इसे मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया गया है। बहुत सख्त टेस्टिंग हुई है इसकी। ये -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर +125 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकता है। बाप रे। जी, और साथ ही अंतरिक्ष के कंपन और रेडिएशन को भी। ये आम चिप से कहीं ज्यादा मजबूत है। और इसमें तकनीकी तौर पर क्या खास है? कुछ फीचर्स? हाँ, इसमें 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन की क्षमता है। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। एडा? ये क्यों? एडा लैंग्वेज मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए बहुत भरोसेमंद मानी जाती है। और इसमें ऑन चिप 1553B बस इंटरफेस भी है, जो मिशन के दौरान सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। तो हाँ, ये भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है। वाकई। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अब चलते हैं कृषि क्षेत्र की ओर। एपीएफईडी ने एक नई पहल शुरू की है, भारती। जी, एपीएफईडी यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, और भारती का पूरा नाम है भारत हब फॉर एग्रीटेक, रेजिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट। लंबा नाम है। मकसद क्या है इसका? मकसद सीधा है, 100 एग्री फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को चुनकर उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना, उनकी रफ्तार तेज करना। सिर्फ स्टार्टअप्स को मदद देना? या कोई बड़ा लक्ष्य भी है? बड़ा लक्ष्य भी है। 2030 तक एपिडा के तहत जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका एग्री फूड एक्सपोर्ट $50 बिलियन तक पहुंचाना। $50 बिलियन, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। कैसे होगा ये? फोकस ऑन स्टार्टअप्स पर रहेगा जो हाई वैल्यू कैटेगरी में कुछ नया कर रहे हैं, जैसे जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड, सुपर फूड्स, नए तरह के प्रोसेस्ड इंडियन फूड आइटम्स, पशुधन उत्पाद, आयुष प्रोडक्ट्स। इनमें इनोवेशन लाने वाले स्टार्टअप्स। और टेक्नोलॉजी का भी रोज होगा। बिल्कुल, ऐसे स्टार्टअप्स जो एआई से क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, या ब्लॉकचेन से ट्रेसेबिलिटी ला रहे हैं, आईओटी से कोल्ड चेन बेहतर कर रहे हैं, या फिर एग्री फिनटेक में हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। मतलब ये सिर्फ उत्पादन बढ़ाने की बात नहीं है, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट की मुश्किलें हल करने की बात है। हाँ, जैसे उत्पाद विकास, क्वालिटी सुधारना, चीजों का खराब होना कम करना, बर्बादी रोकना, लॉजिस्टिक्स की समस्याएं सुलझाना, इन सब पे काम करने वाले स्टार्टअप्स। और जो स्टार्टअप्स चुने जाएंगे उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें 3 महीने का एक इंटेंसिव एक्सेलरेशन प्रोग्राम मिलेगा। इसमें मेंटरशिप होगी, फंडिंग के अवसर मिलेंगे, मार्केट तक पहुंच बनाने में मदद की जाएगी। बढ़िया। अब गवर्नेंस से जुड़ी खबर लेते हैं। गृह मंत्रालय ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स यानी एफटीज को फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की शक्तियां दी हैं। ये एफटीज पहले ज्यादातर असम में ही सुने जाते थे। जी हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। पहले ये समझें कि एफटी हैं क्या। ये क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, मतलब अर्ध न्यायिक निकाय। अच्छा। इन्हें फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत बनाया गया था।
काम है इनका ये तय करना कि कोई संदिग्ध व्यक्ति विदेशी है या नहीं। और पहले सिर्फ केंद्र सरकार बना सकती थी इन्हें। हाँ, लेकिन 2019 में कानून बदला और राज्यों को भी अधिकार मिल गया। हर एफटी को हेड करते हैं जज, वकील या अनुभवी सिविल सर्वेंट। तो अब इन नई शक्तियों से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये है कि अब एफटीज को गिरफ्तारी वारंट जारी करने और उन लोगों को हिरासत में लेने का साफ अधिकार मिल गया है जो ये साबित नहीं कर पाते कि वे विदेशी नहीं हैं। ये हाल ही में आए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 के तहत हुआ है, जिसने 1964 के पुराने ऑर्डर की जगह ली है। मतलब पहले ये पावर नहीं थी या स्पष्ट नहीं थी? उतनी स्पष्ट नहीं थी, अक्सर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से काम होता था। अब उन्हें बाकायदा सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सिविल कोड की और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की शक्तियां मिल गई हैं। अच्छा, तो अब ये समन भेज सकते हैं, शपथ पर गवाही ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। जी, गवाहों की जांच के लिए कमीशन जारी कर सकते हैं और अगर कोई पेश न हो तो अरेस्ट वारंट भी। और केस कितने दिन में निपटाना होगा? लक्ष्य रखा गया है 60 दिनों के भीतर मामले का निपटारा करने का। तो हाँ, ये इमिग्रेशन मामलों के मैनेजमेंट पर असर डालेगा। ठीक है। अब जरा इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें। सेबी ने इक्विटी इंडेक्स डेरिवेटिव्स में इंट्राडे पोजीशंस की निगरानी के लिए एक नया फ्रेमवर्क लाया है। हाँ, सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मकसद है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कोई बहुत बड़ी पोजीशन लेकर सिस्टम में रिस्क ना पैदा कर दे। लेकिन ये डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? जरा आसान भाषा में बताएं। देखिए, डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि उसकी वैल्यू किसी दूसरी चीज पर निर्भर करती है। उसे कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट मतलब? वो कुछ भी हो सकता है, कोई शेयर, बॉन्ड, सोना, चांदी जैसी कमोडिटी, डॉलर, रुपया जैसी करेंसी, या फिर निफ्टी सेंसेक्स जैसा स्टॉक मार्केट इंडेक्स। अच्छा, तो इक्विटी डेरिवेटिव्स? इक्विटी डेरिवेटिव्स वो हुए जिनकी वैल्यू किसी शेयर या स्टॉक इंडेक्स के भाव के उतार चढ़ाव से तय होती है। इसके कुछ प्रकार भी होते हैं शायद, फ्यूचर्स, ऑप्शंस? हाँ, मोटे तौर पर 4 तरह के होते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसमें भविष्य की तारीख पर तय दाम में खरीदने या बेचने का वादा होता है और दोनों पार्टी बाध्य होती हैं। अच्छा। फिर होते हैं ऑप्शंस, जिसमें खरीदार को अधिकार मिलता है, बाध्यता नहीं, कि वो भविष्य में तय दाम पर खरीदे, कॉल ऑप्शन, या बेचे, पुट ऑप्शन। तीसरे हैं स्वॉप्स, जिसमें दो पार्टी भविष्य में कैश फ्लो एक्सचेंज करने का अग्रीमेंट करती है। और चौथे फॉरवर्ड्स, जो फ्यूचर्स जैसे ही है पर एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं होते, दो पार्टियों के बीच सीधे तय होते हैं, ओटीसी। तो सेबी का नया नियम इन सभी पर लागू होगा? खासकर इंडेक्स डेरिवेटिव्स में जो इंट्राडे पोजीशंस ली जाती हैं, उन पर निगरानी बढ़ाई जा रही है ताकि बड़े जोखमों से बचा जा सके। लोग इनमें ट्रेड क्यों करते हैं? इनके फायदे क्या हैं? कई फायदे हैं, जैसे लेवरेज, मतलब कम पैसे लगाकर बड़ी पोजीशन लेना। इससे मुनाफा ज्यादा हो सकता है, पर हाँ, नुकसान का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है। और हेजिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब अपने निवेश को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए। आर्बिट्राज के मौके मिलते हैं, यानी अलग अलग मार्केट्स में कीमतों के छोटे अंतर से फायदा उठाना। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने, कॉस्ट बचाने, रिस्क मैनेज करने में भी मदद मिलती है। लेकिन ये जटिल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें रिस्क भी ज्यादा है। समझ गया। चलिए अब एविएशन सेक्टर की बात करते हैं। आजकल एयरलाइंस को नए विमानों की कमी महसूस हो रही है। हाँ, ये दिक्कत दुनिया भर में है, खासकर कोविड के बाद सप्लाई चेन में जो गड़बड़ी हुई उसकी वजह से। तो इस कमी को पूरा करने के लिए एयरलाइंस वेट लीज और ड्राई लीज का खूब इस्तेमाल कर रही हैं। ये वेट लीज और ड्राई लीज क्या होता है? ये विमान किराए पर लेने के दो तरीके हैं। वेट लीज में एक एयरलाइन दूसरी से विमान लेती है और साथ में पूरा क्रू, पायलट, केबिन क्रू, मेंटेनेंस स्टाफ और बीमा भी मिलता है। इसे ACMI लीज भी कहते हैं, एयरक्राफ्ट क्रू मेंटेनेंस इंश्योरेंस। तो विमान लेने वाली कंपनी क्या करती है? वो सिर्फ कमर्शियल काम देखती है, रूट तय करना, टाइम टेबल बनाना, टिकट बेचना वगैरह। ऑपरेशनल जिम्मेदारी विमान देने वाली कंपनी की होती है। ये कब काम आता है? वेट लीज अक्सर छोटी अवधि के लिए होता है, जैसे अचानक किसी रूट पर डिमांड बढ़ गई, या कोई नया रूट शुरू करके देखना है, या फिर एयरलाइन के अपने जहाज मेंटेनेंस में चले गए। और ड्राई लीज? ड्राई लीज में सिर्फ विमान मिलता है, कोई क्रू नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई बीमा नहीं। ये सब विमान लेने वाली कंपनी को खुद अरेंज करना पड़ता है, अपना क्रू लगाना, DGCA के नियमों से मेंटेनेंस करवाना, बीमा लेना। तो ये लंबे समय के लिए होता होगा?
हाँ, ड्राई लीज आमतौर पर लंबे समय के लिए होता है जब एयरलाइन अपना बेड़ा बढ़ाना चाहती है या पुराने विमान बदलना चाहती है। एक और होता है डैम्प लीज। ये वेट लीज जैसा है, पर इसमें सिर्फ पायलट मिलते हैं, केबिन क्रू नहीं। भारत में डीजीसीए से रेगुलेट करता है। जी हाँ, और आमतौर पर वेट लीज को, खासकर विदेशी क्रू वाले को, बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी जो विमानों की कमी है उसे देखते हुए एयरलाइंस इन ऑप्शंस का ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, अब डिफेंस की बात। भारत और थाईलैंड के बीच एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, मैत्री। जी, ये मैत्री अभ्यास का 14वां संस्करण है, जो मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ है। ये 2006 से चला आ रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है भारतीय सेना और रॉयल थाई सेना के बीच आपसी सहयोग बढ़ाना, इंटरऑपरेबिलिटी यानी साथ मिलकर काम करने की क्षमता बेहतर करना और एक दूसरे के तरीकों को समझना। इस बार कौन सी रेजिमेंट हिस्सा ले रही है भारत से? इस बार मद्रास रेजिमेंट की एक बटालियन है। और फोकस किस पर है? फोकस है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की चैप्टर 7 के तहत सेमी अर्बन इलाकों में कंपनी लेवल पर आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन कैसे किए जाएं। इसमें टैक्टिकल ड्रिल्स हैं, जॉइंट प्लानिंग है, हथियारों का अभ्यास है, फिटनेस है, रेड ऑपरेशंस हैं। ये अभ्यास दिखाता है कि दोनों देश इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। बिल्कुल। अब एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से थोड़ी चिंता वाली खबर है। हाँ, वहाँ एक पेंटेड स्टॉक, जिसे हिंदी में चित्रित सारस कहते हैं, उसकी मौत हो गई और एक दूसरा बीमार मिला। ये प्रवासी पक्षी हैं। अच्छा, तो जू ने क्या कदम उठाए? उन्होंने तुरंत निगरानी और बायोसिक्योरिटी उपाय बढ़ा दिए हैं, ताकि अगर कोई बीमारी हो तो वो फैले नहीं। ये पेंटेड स्टॉक दिखते कैसे हैं? खास पहचान, ये बड़े साइज के सारस होते हैं। इनकी एक भारी सी पीली चोंच होती है जो नीचे की तरफ मुड़ी होती है और पंखों पर हल्की गुलाबी रंगत होती है। वैज्ञानिक नाम है माइक्टेरिया ल्यूकोसेफाला। और ये मिलते कहाँ हैं? क्या ये वाकई प्रवासी हैं? ये एशिया के ट्रॉपिकल मैदानी इलाकों में मिलते हैं, भारत से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक। इन्हें ताज़े पानी के वेटलैंड्स पसंद है, झीलें, दलदल, लेकिन नहरों और खेतों में भी दिख जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लोग इन्हें अक्सर प्रवासी मानते हैं, पर ये असल में प्रवासी नहीं है। अरे, तो फिर ये लोकल मूवमेंट करते हैं, मतलब मौसम बदलने पर या खाने की तलाश में थोड़ी दूर चले जाते हैं, पर हजारों मील का माइग्रेशन नहीं करते। IUCN रेड लिस्ट में वैसे ये लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में है। अच्छा, पर्यावरण से ही एक अच्छी खबर भी है, अरुणाचल प्रदेश से। जी, वहाँ रिसर्चर्स ने विजयनगर में ऑर्किड की एक नई प्रजाति खोजी है, गैस्ट्रोचिलस पैचेई। वाह, ये किस तरह का ऑर्किड है? ये गैस्ट्रोचिलस जीनस का है। ये सितंबर-अक्टूबर में खिलता है और नम सदाबहार जंगलों में नदी किनारे छोटे पेड़ों पर उगता मिला। खास बात क्या है इसकी? खास बात यह है कि पहले माना जाता था कि ये प्रजाति सिर्फ म्यांमार में मिलती है, तो ये भारत में पहली बार रिपोर्ट हुई है। बिल्कुल। इस खोज से पहले भारत में गैस्ट्रोचिलस जीनस की 22 प्रजातियां पता थीं, जिनमें से 15 अकेले अरुणाचल में हैं। अरुणाचल को तो वैसे भी भारत का ऑर्किड राज्य कहते हैं। देश की लगभग 60% ऑर्किड किस्में वहीं मिलती हैं। अद्भुत। चलिए अब एक ऐसी खोज पर आते हैं जो पृथ्वी और मंगल ग्रह को जोड़ती है। गुजरात के कच्छ में ज़ारोसाइट मिला है। हाँ, कच्छ में मतानोभद नाम की जगह पर। और ये वही ज़ारोसाइट है जो कुछ साल पहले नासा के रोवर ने मंगल पर खोजा था। ये ज़ारोसाइट होता क्या है? ये पोटेशियम, आयरन और सल्फेट का एक मिनरल है, पीले भूरे रंग का। ये आमतौर पर सूखे, खारे और एसिडिक माहौल में बनता है, जहां पानी भी मौजूद हो। पृथ्वी पर यह आमतौर पर ज्वालामुखी वाले इलाकों में मिलता है। और मंगल पर मिलने का क्या मतलब था? जब 2004 में अपॉर्चुनिटी रोवर ने इसे मंगल पर खोजा, तो ये एक बड़ा सबूत माना गया कि मंगल पर कभी पानी था, क्योंकि इसके बनने के लिए पानी जरूरी है। कच्छ वाला ज़ारोसाइट कितना पुराना है? ये करीब 5.5 करोड़ साल पुराना बताया जा रहा है। भारत में ये केरल की वर्कला चट्टानों में भी मिला है। तो कच्छ की ज़ारोसाइट से मंगल के बारे में क्या पता चल सकता है? क्योंकि ये मंगल वाले ज़ारोसाइट जैसा है, तो इसकी स्टडी से हम मंगल के पुराने भूविज्ञान और वहां हुई केमिकल प्रक्रियाओं को बेहतर समझ सकते हैं। एक और बात, ज़ारोसाइट जैसे सल्फेट मिनरल अपने अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को फंसाकर रख सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। तो क्या इसका मतलब? जीवन के संकेत? संभावना है। इसलिए कच्छ के इन सैंपल्स की जांच से भविष्य के मंगल मिशनों की प्लानिंग में मदद मिल सकती है,
खासकर उन मिशनों की जो मंगल पर पुराने जीवन के निशान ढूंढेंगे। बहुत दिलचस्प। और अब आज की आखिरी चर्चा नारियल विकास बोर्ड पर। जी, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड CDB ये कृषि मंत्रालय के तहत आता है। हाल ही में विश्व नारियल दिवस मनाया गया और बोर्ड ने कुछ नई योजनाएं भी शुरू की। ये बोर्ड कब बना था और क्या काम करता है? ये एक सांविधिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसे 1981 में बनाया गया था। मकसद है देश में नारियल की खेती और उसके इस्तेमाल का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना। हेडक्वार्टर कोची, केरला में है। और इसके मुख्य काम क्या-क्या हैं? बहुत सारे काम हैं। नारियल उद्योग के विकास के लिए नीतियां बनाना, तकनीकी सलाह देना, खेती बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल मदद देना, प्रोसेसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना। मार्केटिंग वगैरह भी? हाँ, किसानों को सही दाम दिलाने में मदद करना, मार्केटिंग सुधारना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, नारियल और उसके प्रोडक्ट्स के लिए ग्रेड और स्टैंडर्ड तय करना। मतलब नारियल से जुड़े हर पहलू के विकास की जिम्मेदारी इसी बोर्ड की है। बहुत अच्छे। तो ये थी आज यानी 4 सितंबर 2025 भाग 1 की कुछ मुख्य सुर्खियां और उनका विश्लेषण। जी, हमने स्वदेशी प्रोसेसर विक्रम 3201 से लेकर कृषि निर्यात की भारतीय पहल, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की नई शक्तियां, इक्विटी डेरिवेटिव्स, एयरक्राफ्ट लीजिंग, अभ्यास मैत्री, पेंटेड स्टॉक और नए ऑर्किड की खोज, जारोसाइट कनेक्शन और नारियल विकास बोर्ड तक कई विषयों पर बात की। उम्मीद है ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों के लिए उपयोगी रही होगी। बिल्कुल, और ये सभी विषय कहीं ना कहीं आपस में जुड़े भी हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमी हो या गवर्नेंस। आज की चर्चा से एक बात सोचने लायक है। हम एक तरफ विक्रम जैसे प्रोसेसर से आत्मनिर्भर बन रहे हैं, दूसरी तरफ भारती जैसी पहल से ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये जो आत्मनिर्भरता और वैश्विक जुड़ाव का संतुलन है, ये भविष्य में भारत के लिए क्या मायने रखता है, इस पर विचार किया जा सकता है। खैर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही 4 सितंबर की बाकी खबरों के विश्लेषण के साथ भाग 2 में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।